सांगा के बारे में ऐसी चीज बोलनी, महाराणा सांगा गद्दार हैं। उन्होंने बाबर को बुलाया लोधी को हराने के लिए। बाबर नामा के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई राणा सांगा जैसा महान योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे महाराणा शक्ति सिंह जी सिसोदिया, उसी वंश से मैं आता हूँ कि जब महाराणा सांगा के भी उनके जो सेनापति थे वो मुसलमान थे। महाराणा प्रताप के भी जो सेनापति थे वो भी मुसलमान थे। अंग्रेज जब अपने यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने अपने सब राज्यों को अलग एक दूसरे से लड़ाया। अगर अपन मुगलों से भी अगर पूछें तो अपने उनके पास उन्होंने अपन को कुछ अच्छा भी सिखाया था। जयपुर में जब जय सिंह जी ने जयपुर बसाया था तो वो पूरे भारत देश से जो भी अच्छा कारीगर था तो उसके अंदर खूब सारे मुसलमान समाज के भी कारीगर थे। जब राणा सांगा की भी जो लड़ाई थी बाबर के सामने, उस साइड में बंदूकें थी, अपने पास में सिर्फ घोड़े और तलवारें ही थी। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। सभ्यताओं का अपना इतिहास होता है और जब आप वर्तमान में जी रहे होते हैं तो आपका भविष्य बन रहा होता है। लेकिन हाल के दिनों में लगातार अतीत के जो नायक हैं उनको डेंट करने की कोशिशें हो रही हैं। पार्लियामेंट में राणा सांगा के खिलाफ कुछ ऐसी बातें हुई हैं, राज्यसभा में कुछ दलगत राजनीति के तहत ऐसी बातें हुई हैं कि एक चिंगारी सी उठ खड़ी हुई। उसी दरमियान महाराणा प्रताप की मूर्ति का भंजन का मामला आया और एक तबके में काफ़ी उग्रता है, गुस्सा है इसे लेकर के। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भवानी सिंह कालवी साहब। नमस्कार। राजस्थान से आपका ताल्लुक है, मेवाड़ के रहने वाले हैं और आप राजपूत करणी सेना के जो संस्थापक हैं, स्वर्गीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी कालवी जी, उनके पुत्र हैं। क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसी वक्त में होना जरूरी था ऐसा? मैं राणा सांगा के मामले में जो मसला उठा है इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले तो बहुत ही निंदनीय बात है कि अपना जो भारत देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट हाउस संसद भवन है, वहाँ पे कोई ऐसा आदमी जो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, रामजीलाल सुमन, और वो अपने भारत देश के ऐसे एक पुत्र की, ऐसे एक क्षत्रिय की, ऐसे एक राजा की बात कर रहे हैं जिसने सिर्फ ना अपने राज्य के लिए या अपने परिवार से, मैं अगर चाले करूं तो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए या अपने राज्य के लिए, उन्होंने पूरे लगभग भारत वर्ष के लिए उन्होंने भारत, नॉर्थ उत्तरी भारत के सारे राजाओं को एक साथ में लेके पहली बार, और ये बात है लगभग अपन 600-700 पहले साल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो भारत देश को यूनाइट कर सकते थे। उस टाइम वो अपन एक साथ में लेके आ सकते थे। और उन्होंने किसके लिए ये लड़ाई लड़ी? ये उन्होंने अपनी बहन बेटियों के लिए, अपनी इज्जत, अपनी गौ माताओं के लिए, अपने जो क्षत्रिय समाज और जो अपना विश्वास था कि भाई अपने खुद के लोगों की जो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। बाहर का कोई भी आदमी जो अपने ऊपर ज़्यादातर अगर अपन देखें पुराने टाइम में तो राजस्थान, अगर अपन जोग्राफिकल कंडीशन देखें भारत देश की, तो राजस्थान एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, पर्शिया से, तो सारे जो इन्वेजन, जो जहारे बाहर के जो लोग आते थे अपने ज़्यादातर इसी रास्ते से आए। एंड सबसे पहले आपका राजस्थान एक उस टाइम का देश था, प्रदेश था जो उनसे कन्फ्रंट, उनसे लड़ाइयाँ करता था। तो महाराणा सांगा के बारे में ऐसी चीज़ बोलनी, और जिन्होंने, इनका एक जो डायलॉग था कि भाई महाराणा सांगा गद्दार हैं, उन्होंने बाबर को बुलाया लोधी को हराने के लिए। तो लोधी को तो वो खुद हरा चुके थे, तो उनको बाबर की मदद क्यों चाहिए होगी उनको हराने के लिए? उन्होंने उनको बाबर को, और बाबर नामा के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई राणा सांगा जैसा महान योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। तो इस चीज के अंदर, और जब वो बोलते हैं कि इनकी औलाद और उनकी औलाद, तो मैं अपना खुद का, मेरे सिसोदिया वंश से मैं आता हूँ, मेवाड़ से मैं भी निकला हुआ हूँ। महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे महाराणा शक्ति सिंह जी सिसोदिया, उसी वंश से मैं आता हूँ। और ये मेरे रामजीलाल सुमन मेरे बाप दादा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर चुप बैठने की, मैं बैठ नहीं सकता। ये मेरी पार्टी की बात नहीं है, ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है,
समाजवादी जनता की पार्ट नहीं है, इनकी किसी भी पार्टी की बात नहीं है। ये बात है मेरे बाप दादाओं के ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये लोग गद्दार हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बाप दादा, और जिसमें मैं सिर्फ राजपूत एक समाज के ऊपर नहीं बात करता, इसके अंदर मैं बात करना चाहता हूं कि जब महाराणा सांगा के भी उनके जो सेनापति थे वो मुसलमान थे, महाराणा प्रताप के भी जो सेनापति थे वो भी मुसलमान थे। और अगर वो सब सारा 36 कौम, अगर उस टाइम में बाहर वाले लोग जो आके सिर्फ अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटते, अपने सारे मंदिर तोड़ते, अपने सारा सनातन धर्म को खत्म कर देते और अपन को फोर्सफुली जबरदस्ती अगर वो कन्वर्जन करते मुस्लिम उसके अंदर, तो उसके अंदर अपना क्या बच जाता। और जिन लोगों ने, महाराणा सांगा जैसे आदमी ने, वैसे खूब सारे जो अपने लड़ाके थे उस टाइम के जो राजा थे, उन लोगों ने इस भारत वर्ष की जो नींव है और जो चार दीवारी है जिसके अंदर अपन आज सब रामजी लाल का भी परिवार और ऐसे लाखों करोड़ों सारे के सारे 36 कौम के लोग आज इस प्रदेश के अंदर सुखी हैं और अपने इस लोकतांत्रिक, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र देश है उसका अपन आनंद ले पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके त्याग और समर्पण की वजह से। भवानी सिंह जी, शौर्य पुरुष थे राणा सांगा या कोई भी इतिहास के जो भी पुरुष रहे जिनकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि जिनके वजह से हम लोग आकार ले पाए, भारतवर्ष आकार ले पाया और ट्रैवल करते यहां तक पहुंचे, लेकिन इस मोड़ पर ऐसे जातिगत आइडेंटिटी के लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, किसी जाति को खुश करने की बात है, इसलिए नायकों को जाति और खांचे में बांटा जा रहा है? इस चीज के अंदर मैं जहां तक इस चीज को समझ सकता हूं कि इसके अंदर कोई भी समझदार आदमी जो होएगा तो वो ऐसी टिप्पणी करने की गलती नहीं करेगा। क्योंकि पहले मैं वापस जैसे बोल रहा था कि भाई पहले अपन सब के पूर्वज, आपके पूर्वज, यहाँ पे जितने भी आपकी जो टीम पधारी हुई है, उन सब के पूर्वज, हम सब कोई ना कोई टाइम पे साथ में होके उन बाहर वालों के सामने लड़े थे। जब तो रामजी लाल आदमी जैसा अगर ये सुमन जो बोलते हैं कि भाई हमारे वो गद्दार थे और हम बाबर की औलाद और वो इसकी औलाद, तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे बाप दादाओं का औलाद होने का पूरा गर्व है। मैं इस समाज के अंदर पैदा हुआ हूं, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये भगवान निश्चित करते हैं कि मैं कौन से समाज के अंदर पैदा हुआ हूं। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस समाज के अंदर पैदा हुआ हूं। मैं लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का पुत्र हूं। कालवी का खून, इस सिसोदिया वंशज का खून, और अगर अपन राणा सांगा की बात करें तो वो खून, कालवी का खून मेरे रगों में भी दौड़ता है। तो जब तक ये लास्ट इसका कतरा मेरे खून में रहेगा और मैं इसके अंदर बात करूं कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स की, तो इसके अंदर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इस चीज के अंदर चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये ऐसी सवाल मेरे बाप दादाओं के ऊपर उंगलियां उठ रही है जिन लोगों ने इस पूरे देश के लिए, इस पूरे भारतवर्ष के लिए और आज की जो अपन इस व्यवस्था के अंदर है उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो फिर आपको क्या लग रहा है, क्या फायदा होगा रामजी लाल सुमन, या अगर थोड़ी देर के लिए हम रामजी लाल सुमन की बात करने के बजाय हर एक कोने से ऐसी बातें उठ रही हैं कि विभाजनकारी बातें हैं मोटे तौर पे कि तबके में बांटा जाए, हिस्से में बांटा जाए इस देश को, ऐसा कोई साजिश का हिस्सा लग रहा है आपको? और इसके अंदर मेरे खुद के पढ़ाई के टाइम में, स्कूलों के टाइम में, अपन हर समय, भारत देश भी जब तक इतने विभाजनों में नहीं था, अंग्रेज जब अपने यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने अपन ने सब राज्यों को अलग एक दूसरे से लड़ाया। तो वो की वही साजिश मैं सोचता हूं कि आज के टाइम के अंदर में भी कोई भी जना जो रूल करना चाहता है वो आपको पार्टियों में, अपने रिलीजन में, आपके उसके अंदर बांट रहा है और उसी के तौर के ऊपर वो आपको आज के टिकट्स भी दे रहे हैं। वो अगर ऐसा नहीं देख रहा कि भाई ये कौन से, सब जने आपको जाति विशेष के अंदर बांटते जा रहे हैं। और उसका आदमी ये रामजी लाल सुमन जैसा भी, इनके पीछे जो भी इसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, और उसके ऊपर ये ऐसा जानबूझ के भी हो सकता है, या फिर इन आदमी को मैं बोलता हूं कि भाई इनको समझ नहीं है। ये जब बोलते हैं कि भाई वो गद्दार थे, और मैं वापस उस चीज के ऊपर जाऊं तो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने एक चीज फरमाई थी। उन्होंने बोला था, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो अपने इस देश का कभी नहीं हो सकता। इस चीज को मैंने अभी 4 दिन पहले कहीं पे वापस इस चीज को फरमाया था, अर्ज किया था। इसके अंदर पर्वत सर के अंदर एक होली का स्नेह मिलन था, उसके ऊपर उन लोगों ने एक अपील मांगी थी। उन्होंने 11 औरतों को, जो विधवा हो गई थी,
उनके लिए एक सामाजिक पैसा कैसे भी इकट्ठा करके और उनके लिए एक पेंशन चालू करी थी। उसके ऊपर मैंने ये वाली चीज बोली थी कि भाई सबसे पहले आपके खुद से एक चीज चालू होती है। तो मैंने जो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का उस चीज को मैंने एक रीराइट बोला था कि जो अपना बाप का नहीं वो अपने जात का नहीं, और जो अपने जात का नहीं वो अपने देश का नहीं हो सकता। तो मुझे मेरे बाप दादों का पूरा पता है, मेरे डीएनए अगर चेक हो जाए तो मेरा डीएनए चेक हो जाएगा। इसके अंदर मैं सुमन जी को कहना चाहूंगा उनका डीएनए जरूर चेक होना चाहिए कि वो अगर अपने बाप दादाओं के ऊपर शक कर रहे हैं जिन्होंने राणा सांगा के साथ में और ऐसे खूब राजाओं के साथ में कंधे से कंधा मिला के अगर बाहर वाले लोगों के साथ में नहीं लड़ा होता तो ना आज उनका परिवार बचता ना हमारा परिवार बचता। भवानी कालवी जी, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो मेरी जानकारी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। आपके राज्य राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब से पहले ये दोनों एक ऐसी स्थिति है जहां भारतीय जनता पार्टी है, और अगर इनका शासन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अशोक गहलोत होते या केंद्र में कोई और होता, तब तो बड़ा बवेला उठ के खड़ा होता। अभी तो बिल्कुल समरसता कि मैं बड़े शांति से इस बात को, जब इतनी विभाजनकारी बात हो रही है, जो कुछ हो रही है, तो बड़े शालीनता से लोग इसको ले रहे हैं। कोई ऐसा बवाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कोई कारण है? इस डिटेल के अंदर मुझे एक कमेंट करना एक डिफिकल्ट चीज है। मैं इसके अंदर आपको कैसे राय दूं, लेकिन इसके अंदर मैं ये देख रहा हूं जैसे श्री अनुराग ठाकुर जी ने कल सांसद के अंदर इस चीज के बारे में बोला, और मेरे हिसाब से बीजेपी के भी अगर अपन सोशल ट्रेंड्स के ऊपर सारे पेजेस के ऊपर देखेंगे तो सबने इस चीज के ऊपर टिप्पणी करी है, इसके ऊपर इसके अगेंस्ट में चीज बोली है। और एक दूसरी चीज बहुत खराब जब लगती है कि आदमी मुंह से कभी भी गलत बोल सकता है, गलती सबसे हो सकती है। जब इनसे रामजीलाल सुमन से कम प्रेस वालों ने 2-3 बार अलग अलग टाइम पे पूछ लिया कि आपने जो चीज बोली उसके अंदर आपको कुछ गलती लगती है, आपको माफी मांगने की जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मैंने बोला कुछ गलत नहीं बोला, मैं अपनी वाली चीज के ऊपर अड़ा रहूंगा। तब मैं इस चीज के ऊपर पार्टी से, मेरी बीजेपी टॉप लीडरशिप से मैं एक दरखास्त करूंगा आपके थ्रू, और मैं उनको डायरेक्टली भी, कि भाई इस चीज के अंदर उनके अगेंस्ट एक बहुत ही एग्जाम्पल सेट करना। अपन कहते हैं कि अपन एक स्कूल में जाते हैं तो अपना यहाँ का जो पार्लियामेंट हाउस है वो एक स्कूल है अपना, एक जिसमें पूरा देश उसकी तरफ देखता है। तो अगर उस स्कूल के अंदर, उस सिस्टम के अंदर अगर कोई आदमी ऐसी चीज कर रहा है और ऐसी चीज बोल रहा है ऐसे महान पुरुष के सामने, तो उसके ऊपर कोई दंडनीय अपराध जरूर होना चाहिए, जो उसका एक एग्जाम्पल सेट हो, एक उदाहरण सेट हो, जो आगे आने वाले टाइम के अंदर ऐसा कोई वापस दोहरा नहीं पाए। अब कह रहे हैं ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सच्चाई ये बात है कि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा होता हुआ दिखे ना दिखे, लेकिन एक बात बताइए, आप राजस्थान इसके लिए जड़ है बहुत सारा कि जातिगत राजपूत करनी सेना, कुछ जाटों की सेना, कुछ उसकी सेना, कुछ उसकी सेना, हिंदुस्तानी सेना नहीं है क्या? ये एक बहुत वापस अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब मैं पिछले थोड़े टाइम से, जब से मैं फील्ड के अंदर घूमता हूं, अपन आज का युग में, ये जो आधुनिक युग है, सेल फोन्स का अपन ले लें, जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर खूब सारे युवा लोग इसके अंदर कैरिड अवे हो जाते हैं, जहां पे उनको जरूरत नहीं है कोई टिप्पणी देने की या उस चीज को उस तरीके से लेने की। जैसे अभी अपनी बात हो रही थी तो मेरे पास में भी किसी लोगों ने फोटो भेजी, अकबर रोड जो अपना लिखा हुआ है, उस अकबर रोड के ऊपर किसी ने काला रंग करके रात को कोई एक जगह वहां पे महाराणा प्रताप रोड लिख दिया, राणा सांगा रोड लिख दिया। उसकी फोटोज मेरे पास में भी आई। अब ये वाली जो चीज है इसके अंदर कोई ना कोई कैरिड अवे हो रहा है, क्योंकि अपन अगर अपन मुगलों से भी अगर पूछें तो अपने उनके पास उन्होंने अपन को कुछ अच्छा भी सिखाया था। अगर अपन जयपुर राज्य की बात करें तो जयपुर में जब जय सिंह जी ने जयपुर बसाया था तो वो पूरे भारत देश से जो भी अच्छा कारीगर था, तो उसके अंदर खूब सारे मुसलमान समाज के भी कारीगर थे, वो लोगों को भी जयपुर में लाके बसाया। तो आज जयपुर के अंदर चौड़ा रास्ता, बड़ा रास्ता, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ है, उसके अंदर आपको हर तरीके का आपको एक इंजीनियर, एक आदमी मिलेगा जो अपने पेशे के अंदर बहुत माहिर है। तो उसके हिसाब से अपन जब तक सारे हर समाज को, हर जने को अगर अपन साथ लेके नहीं चलेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं इस चीज को नहीं देखता कि अगर अपने पास में अपन विकसित भारत कभी बना पाएंगे। 75 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी को। फिर से उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर राणा सांगा पे अगर कोई बात होती है तो सुदूर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए व्यक्ति या असम में बैठे व्यक्ति, मेघालय व्यक्ति,
को ये दर्द क्यों नहीं सालती? क्या हम अपने हीरो को, जो अतीत के हीरो हैं, उसको जातियों में बांट रखा है, ऐसा हुआ है और उसको हम कवर अप नहीं कर पा रहे अभी तक? इस चीज के अंदर मैं आई थिंक इस चीज को मानूंगा कि भाई अपन जैसे वापस सोशल मीडिया की अगर बात करें तो अपन इस चीज से कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं और आप कुछ सोशल मीडिया से कुछ खराब भी सीख सकते हो। और आप जो जातिगत की जो बात कर रहे हो, इस जातिगत के अंदर अपन जब तक सारे के लोग, और मैं ज्यादातर युवा पीढ़ी की बात करता हूं कि युवा पीढ़ी अब जो फ्यूचर है आने वाले का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना सेल फोन के ऊपर निकालते हैं, खूब सारे जने जो रील्स देखते हैं, तो इसके अंदर एक पूरा का पूरा जो ये स्टेटमेंट है, ऐसे काफी स्टेटमेंट जो पहले भी रह चुके हैं, और अगर अपन ने इस चीज के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया, मैं बीजेपी लीडरशिप की भी बात करता हूं, मैं आरएसएस को भी दरखास्त करता हूं, आरएसएस की भी जो टॉप लीडरशिप है ना, अपन जब हिंदुत्व की बात करते हैं, आज अपना जो हिंदुत्व है, जो अपना सनातन धर्म, इस झंडे के जो अपने मंदिर जो बचे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे महाराणाओं, ऐसे राजाओं की, ऐसे जो देशभक्त के जो लोग उस टाइम से थे, आप अगर पुरानी बात करें तो बप्पा रावल के टाइम से राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उनके बाद के अंदर दुर्गादास जी, हमारे लोक देवता जिनको हम मानते हैं, जिन्होंने गायों के पीछे अपने सिर कटा लिए, अपने पाबूजी महाराज, देवनारायण जी, इन सब को इन्होंने, जब तक इन्होंने अपना एग्जाम्पल नहीं सेट किया होता उस टाइम के ऊपर, तो अपन जब रिसेंट टाइम की, अपने जो स्वतंत्र देश जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले की, आप उसके बाद से उन लोगों ने अपना उदाहरण नहीं सेट किया होता, तो आप उसके बाद में शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, अपने ये सारे, सुभाष चंद्र बोस, आज इन सब को वो उदाहरण नहीं मिला होता, तो ये आज तक अपन, ये सवाल अपन को करना चाहिए। अब अपन बहुत खुश हैं कि अपन को ये सारा मिला हुआ है, इसका अपन को मिला हुआ है, तो अपन और लेने की कोशिश कर रहे हैं, या अपन इस चीज को भगवान की तरफ, या जो अपन आप बोल रहे हैं कि जो अपने बलिदान हुआ है उस चीज की तरफ अपन किसी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कि अपन उनको मान नहीं रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या किया। अपन सिर्फ अपनी अपनी चीज के अंदर मस्त हैं, उसने बोल दिया तो अपने क्या फर्क पड़ता है। तो इसी चीज के अंदर जब तक आप अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को, उसको नहीं मजबूत रखोगे, तो अपना आने वाला भविष्य और ज्यादा खराब होएगा। आपसे भवानी सिंह जी, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं ये सवाल कि जातिगत नायक हो गए हैं सारे लोग, जो जिनका खून या बलिदान या संघर्ष इस देश के लिए था, इस मिट्टी के लिए था, इस देश के बनावट के लिए था। अगर महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा हो या कोई जाट नेता हो या कोई और जाति का, ब्राह्मण का कोई नायक हो, बहुत सारे नायकों का जिक्र आपने किया, वो उस जाति के या उस वर्ग के क्यों नायक बन गए हैं? अंबेडकर पूरे देश के नायक क्यों नहीं? इसके लिए आप लोग कभी कोशिश किया राजपूत करणी सेना की ओर से कि ये बात हो कि आप जो जितने आइडेंटिफाई अपने नेता लीडर्स कर रखे हैं, जिन्होंने जौहर किया है, जिन्होंने समर्पण किया है इस देश के लिए, उन सबको राष्ट्रीय नेता के तौर पर या राष्ट्रीय हीरो के तौर पर सामने लाया जाए? क्या राजपूत करणी सेना ने इसके लिए कभी कोई काम किया है ताकि उससे प्रेरित होकर बाकी संस्था भी करें? ये एक उदाहरण के तौर के ऊपर वापस मैं युवा पीढ़ी के ऊपर ही जाना चाहूंगा कि आजकल जो युवा पीढ़ी जो काफी उत्तेजित हो जाती है, और इसी चीज के अंदर अपन जब तक ये वाली सोच नहीं रखेंगे कि अपने हर समाज का कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ अच्छा किया हो, उससे अपन उदाहरण के तौर के ऊपर, और अपन उसके पीछे संगठित अगर नहीं हो सकते, संचालित नहीं हो सकते, तो इसी के अंदर जैसे आरएसएस इस डेप्थ तक अब जा चुकी है। जैसे अपन अभी रिसेंट इलेक्शंस की बात करें तो हरियाणा का जो इलेक्शंस के अंदर जो इन्होंने रिजल्ट, ऐतिहासिक रिजल्ट जो आया है, तो कहते हैं उसके अंदर आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था। तो आरएसएस जिस जड़ तक अब जा चुकी है, जिस हिसाब से वो अपना लोगों को संचालित करते हैं, तो अभी अपन आने वाली इस युवा पीढ़ी को भी अपन को सही जगह उनका संचालित होना या बोना, बीज उनका बोना, जो कल को वो एक पेड़ बनेंगे और अपन सबको उसका फ्रूट मिलेगा। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर अपन इसको जातियों के अंदर अपन चीजों को बांटते रहे, कि अगर अपन सिर्फ बात करेंगे, जैसे अब मैं हमारे नागौर इलाके से मैं हूं, तो वहां पे जाटों का, राजपूतों का, सारे उसके अंदर बहुत है। आजकल इस चीज की सोशल मीडिया के ऊपर कोई लड़ाई चलती रहती है, और मैं आपको इस चीज का उदाहरण दूं तो मेरे दादू साहब हुक्म स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब का सबसे बड़ा गठबंधन जो हुआ था, वो एक जाट नेता के साथ में हुआ था, श्री नाथुराम जी, स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्दा साहब।
और उनका जो हिस्टोरिक रिजल्ट रहा था राजस्थान की राजनीति में, वो आज तक वैसा गठबंधन का रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो अपन जब सारी जातियां गांवों के अंदर एक साथ रहती है, एक साथ रहती हुई आई है, एक साथ लड़ती हुई आई है, उसी की वजह से आज अपन ऐसा खुशहाल जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो अपन उस चीज को अगर भूल जाएंगे, अपन स्कूलों के अंदर जब पढ़ते हैं, तो मैं बोलता हूं स्कूलों के अंदर अब अपना जो सिलेबस है, अब अपनी जो हिस्ट्री है, उसके अंदर अगर अपने महान पुरुषों के बारे में अपन को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो जो बच्चे अब जो स्कूल से निकल के आ रहे हैं, उन लोगों का पता भी नहीं है कि अपन राणा सांगा का सिर्फ एक लड़ाई की क्यों बात करते हैं। राणा सांगा ने कितने युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध लड़े। तो अपन इन सारे जो महान योद्धा थे, इन सारों के बारे में अगर अपन हिस्ट्री और डिटेल के अंदर नहीं जानेंगे, तो अपना जो युवा और अपने जो बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे कि अपने महान अपना इतिहास का है। और अपन हर समय आजकल बहुत आसान है, मैं बोलता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर घुम जाना, और अपन पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज रहती थी तो आपको बड़ों का आदर आता था। आजकल अब सब फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई है, सब फैमिलीज अलग अलग रहने लग गई है, तो आपका जो सारा कनेक्शन है वो टूटता जा रहा है। तो इसी के अंदर ये सिर्फ गवर्नमेंट की, मैं कहता हूं गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप होना चाहिए, गवर्नमेंट और आरएसएस का, कि अपन अपने महान पुरुषों का चीज अपन स्कूल टाइम से कैसे चालू कर सकते हैं। तो अपन वापस अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, भारत की जो पीढ़ी है उसको कैसे जोड़ सके। बहुत अच्छी बात कही, इतिहास पुनर्लेखन की जरूरत है जी। लेकिन जिस भवानी सिंह कालवी से मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक वर्तमान भी है। जी। पोलो ग्राउंड पे हैं तो देश के नायक हैं आप, जी। राष्ट्रीय टीम के प्लेयर हैं। आपके पिताजी लोकेंद्र सिंह कालवी जी खुद बास्केटबॉल के प्लेयर थे, राजनीतिक अलग थे। जी। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए कि पोलो में है क्या खासियत, जो कि थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड आप बता रहे थे कि जानवर और इंसान के रिश्ता को अगर कोई बहुत बढ़िया से कोई खेल परिभाषित करता है तो पोलो है। उसको कैसे आप अगर कहें तो कैसे बताएंगे? अब जिस मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं, उस टाइम से अपन घोड़ों के ऊपर लड़ाइयां लड़ते आए हुए हैं। और जब राणा सांगा की भी जो लड़ाई थी बाबर के सामने, उस साइड में बंदूकें थी, अपने पास में सिर्फ घोड़े और तलवारें ही थी। तो जो एक घोड़ों का और एक इंसान का, एक जानवर का और एक इंसान का सबसे पुराना एक दोस्ती का रिश्ता है। और घोड़ा ही एक ऐसा जानवर है जो व्यतीत में, प्रेजेंट के अंदर रहता है। उसके ऊपर जैसा उसके ऊपर घुड़सवार कहते हैं, घोड़ा है, जैसे उसके ऊपर घुड़सवार बैठता है उसको पता पड़ जाता है कि उसको घुड़सवारी आती है या नहीं आती है उसके पकड़ से। तो उसको अपन कुछ बोल नहीं रहे कि इधर चलना है, सेट उठ बैठ, कुछ नहीं, वो सिर्फ आपकी पकड़ से पहचान जाता है। तो वो एक टच में, वो उस प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर जीता है। और घोड़े को अगर कल को मैं एक घोड़ा लूं और उसको मैं बोलूंगा मैं यहां से जयपुर तक इसको भगा के लेके जाऊंगा, तो घोड़ा आप तक, आपके लिए जब तक भागेगा जब तक वो मर नहीं जाता, लेकिन घोड़ा रुकेगा नहीं। ये घोड़े की खासियत है। तभी अपन चेतक जैसे घोड़े की जो बात करते हैं, और महाराणा प्रताप का चेतक। और आज के टाइम में भी हमारे पोलो ग्राउंड के अंदर, रेसिंग के अंदर घोड़ों को आपस के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छा लगता है। तो कितने सारे खूब अच्छे घोड़े हैं जो आपको, दूसरे प्लेयर को आपको धकेलने नहीं देते, आपकी देखभाल करते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो एक घोड़े से जो ये रिश्ता है, और इस पोलो को और पॉलिटिक्स को भी मैं एक बहुत अच्छी तरीके से, और मैं एक हर समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं इस पोलो और पॉलिटिक्स के अंदर मुझे जो समझ में आता है। अपना आज के टाइम के अंदर अर्जेंटीना पूरे दुनिया का सबसे एडवांस देश है पोलो के अंदर, और वो हर समय अपने पोलो को अपन से ऊपर रखते हैं। और हर समय कुछ भी उनके पास में कोई घोड़ा खरीदने वाला आता है, जैसे आपको घोड़े चाहिए, तो वो बोलेगा कहाँ से लेना है, तो अर्जेंटीना सबसे अच्छा है। तो एक कुदरती एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जो भी सबसे अच्छा है हम वहाँ पे घोड़ा खरीदने जाएंगे। तो वो अपने 4 घोड़े आपको बेचेंगे। आपको, मैं अगर आपका दोस्त हूँ, मैं आपसे खुश होऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई आपने ये घोड़े कहाँ से लिए, कि हमने इस फलाना से लिए। अगले साल आपका कोई दोस्त जाएगा तो वो भी वहीं से घोड़ा बेचेगा। फिर वैसे करके अर्जेंटीना के एक सिस्टम है कि उनका, वो पोलो को सबसे ऊपर रखते हैं। पोलो अगर बढ़ेगा तो हर पोलो प्लेयर को उसके अंदर फायदा होएगा। तो वो चीज जब अपन अपने पॉलिटिक्स के अंदर डाल दें कि अगर सबसे पहले आप खुद, और फिर आपका समाज, और फिर वो ही समाज, हर एक मजबूत जो समाज होएगा, तो आपको राजनीति के अंदर जब तक आप जगह नहीं बना पाओगे, ना तो आपको नौकरियां मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेगी तो आपको आर्थिक
हेल्प नहीं मिलेगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका समाज कमजोर हो जाता है तो आप देश के अंदर देश हित के अंदर अपन भारत की जो बात कर रहे हैं कि हमारे पीएम मोदी साहब जो कालवी फरमाते साहब रहते हैं। कहते कहते आप एक बात कह गए जी। जो हो सकता है देखने वाले बहुत लोगों को ऐतराज होगा। जी। भवानी सिंह जी, आपके अंदर पोलो के प्रति लगाव कब आया, थोड़ा संक्षेप में बताइए, फिर आपके उस शौर पे, मैदान के शौर पे बात करेंगे। मैं मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पे जब मैं 9वीं क्लास में था तो आरडी सिंह जी हमारे नए प्रिंसिपल थे। उनको खुद को घुड़सवारी का शौक था और उन्होंने घोड़े वापस इंट्रोड्यूस करे थे, वापस राइडिंग चालू करी थी। तो मैं आपको कहूँगा शायद मैं 11वीं क्लास में था जब मैंने पहली बार पोलो स्टिक मेरे हाथ के अंदर पकड़ी और वहाँ से फिर हम इंग्लैंड पढ़ने गए। तो इंग्लैंड के अंदर चेल्टनम कॉलेज के अंदर वहाँ पे फर्स्ट टाइम सॉर्ट ऑफ खेलना पोलो चालू करा था और मेरे दूसरे ईयर कॉलेज से फिर मैं फुल टाइम खेलने लग गया था और 2001 में भगवान की दया से मुझे फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप टीम में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपकी जो इंटरव्यू से पहले जो सबसे आखिरी तस्वीर में देख रहा था कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड ले रहे थे और वो एक थोड़ा लग रहा था कि हाँ किसी खिलाड़ी के पास जा रहा हूँ मैं इस बातचीत के लिए। वो कौन सा वाकया है? ये अभी पिछले साल नवंबर के अंदर प्रेसिडेंट्स कप जो अपना वन ऑफ द इंडिया का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, तो वो टूर्नामेंट अपन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट के अंदर खेले थे और उसके अंदर पिछले कोई सालों से हर समय जो प्रेसिडेंट होता है वही एज अ चीफ गेस्ट पधारते हैं। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था और वहाँ पे राष्ट्रपति मैडम का पधारना हुआ था और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक खूब सारे लोग आए थे और हम एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाए और उनको पहली बार पोलो दिखा पाए। तो इसका सौभाग्य मुझे मिला, इसलिए बहुत बहुत आभार। आनंद आ गया आपसे बात करके। आपने जो राजनीति की बात करी, आपने कहा कि वास्तव में हीरोज को अगर कलंकित किया जा रहा है तो तकलीफ दे बात है और स्पोर्ट्स भावना से लेना चाहिए चीज़ों को, चीज़ें ठीक होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, नमस्कार, धन्यवाद।